आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 6 के अंतर्गत सामाजिक विषय में इतिहास का अध्ययन करेंगे। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन ये हमारी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के अंतर्गत हम इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं। आज हम पाठ 10 पुष्यभूति वंश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे, एक नज़र इस पर डालते हैं। हमारा आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं अभी तक हमने अपने पूर्व के 9 पाठों में क्या क्या जाना। हमने अपने पूर्व के पाठों में पाषाण काल के बारे में जाना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन चित्रों से आपको पूर्व के पाठों के जो भी आपने चित्र देखे हैं उनसे आपको अपने पाठ स्मृत हो जाएंगे। हमने विभिन्न प्राचीन सभ्यताएं जो नदियों के किनारे विकसित हुई और किस प्रकार हमारी मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई संपूर्ण विश्व में, उस विषय में हमने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत इस पाठ में जाना। उसके उपरांत के पाठों में हमने वैदिक काल के बारे में जाना। सभ्यताओं के बाद में वैदिक काल सने सने किस प्रकार विकसित हुआ, इतिहास में उसका क्या उल्लेख है, इस बारे में हमने अपने विभिन्न पाठों में चर्चा की। वैदिक काल के बाद में धार्मिक आंदोलन किस प्रकार विश्व में फले फूले, किन किन धर्मों का उदय हुआ, उस बारे में भी हमने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत विभिन्न पाठों में अध्ययन किया। उन धर्मों में कौन कौन से धर्म हमने जाने, जैन धर्म जाना, बौद्ध धर्म जाना, और मगध साम्राज्य के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य को भी अपने पाठों के अंतर्गत पढ़ा और गुप्त साम्राज्य के बारे में जाना। उसके बाद आज का हमारा पाठ 10 पुष्यभूति वंश। इस पाठ के अंतर्गत हम आज क्या क्या जानेंगे उसके बारे में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुष्यभूति वंश के एक परिचय हम आज जानेंगे। पुष्यभूति वंश में कौन कौन से शासक हुए, उनका क्या विवरण था, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। पुष्यभूति वंश किस काल में विकसित हुआ, अर्थात उसके शासक का समय काल विवरण क्या था, उस बारे में हम अपने आज के इस पाठ में जानेंगे। हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य, पुष्यभूति वंश का जो एक शासक था हर्षवर्धन, उनके द्वारा बहुत अच्छे कुछ साहित्यों की रचना की गई, उसके बारे में हम आज के अपने इस पाठ में जानेंगे। चीनी यात्री हुएनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आए, उन्होंने हर्षवर्धन के विषय में क्या क्या लिखा, क्या क्या उनके शासनकाल के विषय में बातें बताई, उसके बारे में जानेंगे। फिर कुंभ मेले में हर्षवर्धन के द्वारा किए गए दान और उनके किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में हम जानेंगे। हर्षवर्धन का साम्राज्य किन किन जनपदों से होता हुआ कहाँ कहाँ फैला, भारत में कितने क्षेत्र में वो विस्तृत हुआ, उस बारे में एक चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, हमारी प्राचीन भारतीय धरोहर में शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नति थी, उसका एक उदाहरण हमें इस पाठ के अंतर्गत देखने को मिलेगा, उसमें हम जानेंगे। और हर्षवर्धन की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में भी हम अपने आज के इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पक्षों को हम आज अपने इस पाठ 10 के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पुष्यभूति वंश एक परिचय। पहले हम जान लेते हैं पुष्यभूति वंश के परिचय के बारे में। गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे कि हमने इसके पहले अपने पाठ में पढ़ा था कि गुप्त साम्राज्य का अंत करने के लिए हूणों के आक्रमण से, ऐसा माना जाता है कि हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश का अंत हुआ। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हूणों को बाहर निकालने के बाद वर्धन वंश की स्थापना हुई। इस वंश के प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई, जो इस समय वर्तमान में अंबाला जिला के नाम से जानी जाती है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक का नाम राज्यवर्धन था और दूसरे का नाम हर्षवर्धन, और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम राजश्री था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्रों में जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे, उसमें हर्षवर्धन ने वर्धन वंश को बढ़ाने में विशेष योगदान दिया, और हमारे आज के इस पाठ में हर्षवर्धन के किए गए विशेष कार्यों का ही वर्णन है। तो ये तो हुआ पुष्यभूति वंश का एक परिचय। अब आगे देखते हैं।
पुष्यभूति का वंश का उदय कैसे हुआ? राजा प्रभाकर वर्धन ने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा ही की कि गुप्त साम्राज्य को समाप्त करने के लिए हूणों का विशेष योगदान रहा और हूणों का अधिकार हो गया था। उन हूणों को उत्तर पश्चिम भारतीय दिशा से राजा प्रभाकर वर्धन ने खदेड़ दिया था और उन्होंने अपने साम्राज्य यानी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कह सकते हैं उसकी स्थापना की। तो इस प्रकार पुष्यभूति वंश का उदय हमारे भारत में हुआ। अब राजा प्रभाकर वर्धन का पुत्र हर्षवर्धन, उसने अपने पिता के साम्राज्य को बहुत अधिक उन्नति अवस्था में बढ़ाया। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। 590 ईस्वी से तो आप समझ ही रहे होंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को हम ईस्वी के रूप में जानते हैं। उनके जन्म को हम शून्य वर्ष में से आगे की तरफ गिनते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के 590 वर्षों के बाद हर्षवर्धन का जन्म हुआ, इसलिए इसको हम 590 ईस्वी कहते हैं। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी में बैठे, अर्थात उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। हर्षवर्धन ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, अर्थात 16 वर्ष से लेकर और उसके उपरांत 40 वर्षों तक उन्होंने अपने साम्राज्य को भारत में विस्तृत किया और प्रचार प्रसार किया अपने वर्धन वंश को बढ़ाने का, और समस्त बहुत सारी दिशाओं में, चतुर्दिशाओं में उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, जानते हैं कन्नौज के बारे में। जैसा कि पहले प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था, जो इस समय अंबाला के नाम से जानी जाती है। तो चूँकि उनके पिता थानेश्वर में थे, तो जाहिर सी बात है पुत्र भी थानेश्वर में ही राजकाज संभालेगा। तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, किंतु जब हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य बढ़ाया तो उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज से शासन नियंत्रण करते हुए सम्राट हर्षवर्धन ने चतुर्दिश ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कन्नौज को अपने लिए विशेष सुरक्षित माना और वहीं से अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। तो अभी जो उनके पिता के समय राजधानी थानेश्वर थी, वो उनके समय में स्थानांतरित होकर कन्नौज हो गई और वहीं से हर्षवर्धन अपना प्रचार प्रसार शासन का करने लगे और कुशल शासक के रूप में स्थापित हुए। हर्ष की एक बहुत बड़ी अच्छा गुण ये था कि वो साहित्य प्रेमी थे, अर्थात पढ़ने लिखने में उनकी विशेष रुचि थी और वो स्वयं बहुत विद्वान पुरुष थे। वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष को जहाँ कहीं भी ये पता चलता कि कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है तो हर्ष उसका जरूर आदर सत्कार करते थे, उसको मान सम्मान देते थे। हर्ष ने स्वयं भी संस्कृत भाषा में 3 नाटकों की रचना की, जिनके नाम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 संस्कृत के नाटक हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। आपने बाणभट्ट का नाम सुना ही होगा। वो हर्ष के ही दरबार में कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखी और हर्षचरित के माध्यम से ही हमने हर्षवर्धन के बारे में अनेकों रोचक तथ्य जाने। चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके शासनकाल में आया। विभिन्न यात्रा वृत्तांतों में लिखे हुए विवरणों के आधार पर हमने जाना है कि अनेकों यात्री भारत की यात्रा पर आए और वो जिस शासक के समय में आए, उस शासक के शासनकाल के समस्त विवरण उन्होंने अपने द्वारा लिखित पुस्तकों में उल्लेखित किए। तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया और ह्वेनसांग ने भी आकर अपने यात्रा विवरण में हर्षवर्धन के शासनकाल की अनेकों बातें लिखी। ह्वेनसांग लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा, अर्थात उसने 15 वर्षों तक हर्ष के शासनकाल में रहकर उसके बारे में बारीक से बारीक जानकारी को अपने यात्रा विवरण में लिखा और उसी के द्वारा हम अनेकों ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्यों को हर्षवर्धन के बारे में जान सके। वर्धन काल ह्वेनसांग की नज़र से अब जानते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में ह्वेनसांग ने क्या क्या रोचक तथ्य अपने यात्रा विवरण में लिखे, जिनसे हमें हर्षवर्धन की अनेक विशेषताओं का पता चला।
आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। उसने ह्वेनसांग ने ये बताया कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक था, अर्थात वो बहुत ही अच्छे गुणों वाला व्यक्ति थे। हर्षवर्धन ने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की उन सभी राजाओं ने खुशी खुशी हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली, जबकि होता ये है कि पराजित होने वाला राजा खुशी से अधीनता स्वीकार नहीं करता। जब उसका राजपाट जाता है तो उसे कष्ट होता है, लेकिन हर्षवर्धन के अच्छे मानवीय गुणों के कारण उनके अधीनता वाले स्वीकार करने वाले राजा भी उनके गुणों के कारण उनसे प्रसन्न हो जाते थे। उसके शासन में अपराध कम होते थे, अर्थात हर्षवर्धन के शासनकाल में अपराध बहुत कम मात्रा में होते थे। अपराध करने वालों को हर्षवर्धन के द्वारा कठोर दंड दिया जाता था, जिससे अपराधियों में भय व्याप्त होता था और अपराध कम होते थे। हर्षवर्धन अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था को विभिन्न चरणों में बांट देते थे। कौन कौन से चरण थे? भुक्तियों, यानी उनको भुक्तियों, जिस प्रकार आज हम राज्य या प्रांत कहते हैं, उसी प्रकार हर्षवर्धन ने अपने राज्य को भुक्तियों में बांट रखा था। और उसके अंतर्गत विषयों, जिलों, जैसे आज हम लोग राज्य के अंतर्गत जिलों में बांटते हैं, उसी प्रकार भुक्तियों को विषयों में बांटा गया था, अर्थात प्रांत को जिलों में बांटा गया था। और फिर जिलों को ग्रामों में, जैसे आज हम विकास खंड और फिर ग्राम और नगरों में बांटते हैं, उसी प्रकार विषयों को ग्रामों में विभाजित किया गया था। तो हर्षवर्धन ने एक क्रमबद्ध चरणबद्ध रूप से अपने समस्त साम्राज्य का क्षेत्रीय वितरण कर रखा था और उससे उसकी शासन व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से एक कुशल प्रशासन के रूप में चली और व्यवस्थित हुई, जिसका कि उल्लेख ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण की पुस्तक में किया है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अनुयायी था, उसे बौद्ध धर्म से विशेष लगाव था। उसने कन्नौज में विशाल धर्म सभा भी बुलाई। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा भी बुलाई। जैसा कि आपने जाना, वो विद्वानों का बहुत आदर करते थे, इसी प्रकार वो धार्मिक लोगों का भी बहुत आदर करते थे। सभी धर्मों का मान सम्मान करना हर्षवर्धन का एक विशेष गुण था, जबकि उन्हें बौद्ध धर्म से विशेष लगाव था। और उनके सबसे महत्वपूर्ण गुण था, वो बहुत दानी भी थे, अर्थात उनके पास जितनी भी संपत्ति होती थी उसको वो गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांटने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी। वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। जैसा कि आपने जाना है, आपने कुंभ मेले के बारे में अवश्य सुना होगा। इसी प्रकार प्रयाग में भी, जो पहले इलाहाबाद के नाम से था और अभी प्रयागराज के नाम से है, तो वहाँ पर जो कुंभ मेला लगता उसमें वो दान भी करते थे। हर 5 साल में अपनी संपूर्ण संपत्ति को वो वहाँ दान कराते। इसका एक रोचक कथा आपको अपनी इस पाठ्य पुस्तक में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अभी वो कहानी आ गई और हम उस कहानी को देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक चित्रकथा के रूप में वो कहानी होगी, उससे आपको हर्षवर्धन के दानवीर होने के तथ्य बिल्कुल सच साबित हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात ही हम लोग कर रहे थे कि सभी धर्मों के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों व आम जनता को दान देने के लिए हर्षवर्धन कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उनके दानी होने के संबंध में बाणभट्ट ने भी अनेकों कथाओं को हर्षचरित में उल्लेखित किया है। ह्वेनसांग ने भी बताया कि हर्षवर्धन एक दानवीर राजा थे और बाणभट्ट ने भी इस बात को अपने हर्षचरित नामक पुस्तक में उल्लेखित किया है। इस चित्रकथा के माध्यम से हम देखते हैं कि हर्षवर्धन कितने दानवीर राजा थे। आप इस चित्र को देख रहे होंगे और ये चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक से ही लिए गए हैं। ये चित्रकथा आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है। जब आप अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस चित्रकथा को आप देखेंगे। हर्ष ने सभी धर्मों के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों व ह्वेनसांग को दान देने के लिए एक बार आमंत्रित किया और जब सारा समूह इकट्ठा हो गया तो राजा ने सबको एक एक करके दान देना प्रारंभ किया और बोला कि मेरी इस छोटी सी भेंट को आप सभी स्वीकार करें। सभी एक एक कर आगे आ रहे थे और हर्षवर्धन उनको दान देते जा रहे थे और सभी उसको आशीर्वाद स्वरूप अपने अच्छे वचन दे रहे थे। ईश्वर आपके साथ रहे हे हर्ष। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सभी ऐसा आशीर्वाद हर्षवर्धन को प्रदान कर रहे थे। हर्ष ने गरीबों को भी आमंत्रित किया था। जितने भी उसकी आम जनता में गरीब लोग थे वो भी सब दान देने के लिए उस सभा में आए थे। जब सभी को दान बांट दिया गया तो अंत में सिर्फ एक पुरोहित बचा। अब हर्षवर्धन चूंकि सारी संपत्ति दान कर चुके थे
अब वो असमंजस में पड़ गए कि अब वो क्या करें। तो उन्होंने कहा, कृपया माफ़ करें, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे कपड़ों के। ऐसा हर्षवर्धन ने कहा कि उनके पास तो अब कोई भी संपत्ति का एक सिक्का भी शेष नहीं बचा था, कोई भी धन शेष नहीं बचा था, केवल उनके पास उनके वस्त्र ही थे जो उन्होंने पहन रखे थे। और फिर उन्होंने अपने वो वस्त्र अंतिम संपत्ति के रूप में उस अंतिम जो उनके सामने एक गरीब खड़ा हुआ था उसको भेंट कर दिए और बोले, इसको ग्रहण, कृपया इसे ग्रहण करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पाठ्यपुस्तक में इस चित्र के माध्यम से भी बताया गया है। तो इस प्रकार अनेकों बार ऐसा हुआ कि हर्ष ने अपनी संपूर्ण संपत्ति, 5 वर्ष में तो वो कुंभ के मेले में जाकर दान ही करते थे, इसके अलावा भी अनेकों बार वो अपनी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया करते थे और उन्होंने अपने वस्त्र तक गरीबों को दान में दे दिए। उस गरीब ने उनको आशीर्वाद स्वरूप कहा कि हर्ष, आपकी लंबी आयु हो, आप चिरायु हो और आपकी यश कीर्ति फैले। इस चित्रकथा को उस समय हर्षवर्धन भी वहाँ पर मौजूद था और उसने ये सारा प्रकरण देखा जो आपको स्क्रीन पर चित्रकथा के माध्यम से दिखाया गया, आपकी पुस्तक में भी चित्रकथा के माध्यम से है। उसको चूँकि ह्वेनसांग ने देखा कि हर्षवर्धन ने किस प्रकार ये सारा दान की प्रक्रिया की और हर 5 वर्षों बाद वो ऐसा करते ही थे, तो उनके मस्तिष्क में कुछ विचार आए, उसको उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में लिखा। मैंने कई राजा देखे पर हर्ष जैसा राजा नहीं देखा। मैंने कई देश भी देखे पर भारत जैसा देश उन्हें कहीं देखने को नहीं मिला। भारत वास्तव में एक महान देश है और इसकी महानता हर्षवर्धन जैसे लोगों की वजह से ही है। ये ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में लिखा। तो इस चित्रकथा के माध्यम से आपने चित्रों को भी देखा और समझा होगा कि हर्षवर्धन जैसे राजा कितने दानवीर थे और हमारा भारतवर्ष ऐसे ही राजाओं की अनेकों दानवीर की कहानियों से भरे हुए हैं, दानवीरता की कहानियों से भरे पड़े हैं। अब हम जानते हैं कुंभ मेले के बारे में जो प्रयागराज में लगता है और ऐसा ही कुंभ मेला आपने अपने आसपास में भी बहुत सारे मेले देखे होंगे, लेकिन ये आपके जो भी आपने मेले देखे होंगे उनसे ये विशाल, बहुत विशाल एक कुंभ मेला लगता है जो प्रयागराज में है। जानते हैं उसके बारे में। आप मेला घूमने तो गए होंगे, ज़रूर गए होंगे, छोटे छोटे मेलों में आप ज़रूर गए होंगे और कुंभ मेला तो बहुत विशाल एक मेला है। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद में माघ के महीने में लगता है ये, और ये माघ मेला, कुंभ मेला एवं महाकुंभ के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ इसके बारे में जानते हैं। आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन नाम के राजा इसी मेले में आकर धर्म सभा करवाते थे और अपनी 5 वर्ष की संचित संपत्ति का दान भी इसी कुंभ के मेले में करते थे। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा ही की कि ह्वेनसांग ने प्रयाग, जो वर्तमान में प्रयागराज नाम है जिसका, या इलाहाबाद के नाम से भी आप लोगों ने शायद सुन रखा होगा, इस पर सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान भी किया था। यानी जब ह्वेनसांग आया तो इसने इस कुंभ मेले में गंगा जी में स्नान भी किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक विशाल जनसमूह आपको दिखाई पड़ रहा होगा और इसी प्रकार का विशाल जनसमूह प्रत्येक 5 वर्ष बाद इकट्ठा होता है और कुंभ मेले के नाम से, महाकुंभ के नाम से इस पर्व को हम सभी मनाते हैं। अब हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला था, उसने कन्नौज से कहाँ कहाँ पर शासन अपना फैला रखा था, उसके बारे में देखते हैं और जानते हैं कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था। आपको भारत का मानचित्र दिखाई पड़ रहा होगा और उसमें उस समय के मानचित्र के हिसाब से वो स्थान दर्शाए गए हैं और वो प्राचीन नाम भी आपको दिखाई पड़ेंगे। हर्षवर्धन का साम्राज्य थानेश्वर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, काशी, बोधगया, वैशाली, पाटलिपुत्र, पुंड्रवर्धन, समकट, कर्णसुवर्ण, ताम्रलिप्ति, सांची, उज्जैन, बल्लभी, इतने सारे आपने देखा प्रांतों तक फैला हुआ था। अब इसी को हम मानचित्र के माध्यम से जानते हैं कि ये सभी स्थान कहाँ कहाँ पर है। ये आप मानचित्र देख रहे हैं, ये तत्कालीन हर्षवर्धन के समय के भारत का मानचित्र है। आइए एक नज़र डालते हैं इन सभी स्थानों के विवरण के बारे में। देख रहे हैं आप, कन्नौज राजधानी थी और यहाँ से वो कहाँ कहाँ पर हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था। प्रयाग,
काशी, बोधगया, वैशाली, पाटलिपुत्र, कर्णसुवर्ण, ताम्रलिप्ति, समतट, उसके बाद में मथुरा, इंद्रप्रस्थ, थानेश्वर, उज्जैन, बल्लभी और सांची, प्रयाग। आपने देखा इतने सारे, यानी आप देख रहे हैं कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण, उस जो आप हरा स्थान देख रहे हैं, चारों दिशाओं में वहाँ पर हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला था। इसीलिए कहते हैं कि हर्षवर्धन ने चतुर्दिशों में अपना साम्राज्य फैला रखा। इस हरे रंग से इस मानचित्र में उसके साम्राज्य को दर्शाया गया है। अब जानते हैं कुछ शिक्षा विभाग के बारे में। जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में ही था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में धार्मिक सद्भाव फैला हुआ था। लोगों के विचारों में बिल्कुल भी मतभेद नहीं था। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, उन्होंने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की और बाद में यहाँ इस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया। आप नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष के चित्र को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये उस विश्वविद्यालय के अवशेष हैं जो आज भी हमको देखने में मिलते हैं चित्रों के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी शिक्षा को कितना महत्व दिया गया था। अब हर्षवर्धन की मृत्यु किस प्रकार हुई और कैसे वर्धन वंश का धीरे धीरे अंत हो गया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई भी शासक उतना साम्राज्य नहीं फैला सका। मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। जितने भी आपने अभी प्रांत सुने थे वो सभी छिन्न भिन्न हो गए और वर्धन वंश का लगभग अंत ही हो गया। अब आपने ये पाठ पढ़ा। आज के हमने इस पाठ में क्या क्या जाना? हमने जाना पुष्यभूति वंश एक परिचय, फिर पुष्यभूति वंश समय, हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य के बारे में जाना, चीनी यात्री ने क्या क्या विवरण दिया उस बारे में जाना, हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला इस पर हमने अपने इस पाठ में जाना, हर्षवर्धन काल में शिक्षा व्यवस्था कितनी उन्नत थी इस बारे में हमने चर्चा की, और हर्षवर्धन की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में भी हमने आज अपने इस पाठ के अंतर्गत जाना। अब ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो आपने अब पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको सही जोड़े बनाना है। आपके सामने पीछे स्क्रीन पर समूह का और समूह खा दिया गया है। इसमें आपको कुछ शब्द लिखे नजर आ रहे हैं। समूह का में हर्षचरित, ह्वेनसांग, कुंभ, हर्षवर्धन की राजधानी और पुष्यभूति वंश प्रथम राजा। समूह खा में प्रयागराज, प्रभाकर वर्धन, कन्नौज, चीनी यात्री और बाणभट्ट लिखा हुआ है। अब आपको समूह का से कुछ शब्द को लेकर समूह खा के शब्द से मिलाना है और दोनों समूह को मिलाकर एक सही जोड़ा बनाना है। तो प्रारंभ करते हैं पहले से। हर्षचरित। हर्षचरित का जोड़ा बाणभट्ट के साथ बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की थी। इसी प्रकार दूसरा हमारा शब्द है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का सही जोड़ा किससे बनेगा? समूह खा में ऐसा कौन सा शब्द है जो ह्वेनसांग के संदर्भ में बिल्कुल उचित रहेगा? चीनी यात्री। बाणभट्ट के ठीक ऊपर लिखा हुआ शब्द चीनी यात्री। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। फिर है कुंभ। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। तो कुंभ को हम प्रयागराज से मिलाकर सही जोड़ा बनाएंगे। चौथा शब्द है हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। तो हम हर्षवर्धन की राजधानी को कन्नौज से मिलाएंगे। पुष्यभूति वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन के पिता थे। इस प्रकार हमारे सारे शब्दों के सही जोड़े बन गए और ये हमारा अभ्यासकार संपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार का अभ्यासकार आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी करना है और सही जोड़े बनाना है। इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट भी कर सकते हैं और बाद में इसके सही जोड़े बनाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। एक और अभ्यास कार्य करते हैं। यह आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 3 प्रश्न लिखे हुए दिख रहे हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके उत्तर के बारे में। हर्ष की बहन का क्या नाम था? जैसे कि अभी हमने अपने पाठ में पढ़ा कि हर्षवर्धन के एक भाई और एक बहन था। क्या नाम था उसके भाई का और बहन का? यहाँ आपका प्रश्न है उसकी बहन का क्या नाम था।
तो उसकी बहन का नाम राजश्री था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हर्ष की बहन का नाम राजश्री था। आज फिर हमारा दूसरा प्रश्न, ह्वेनसांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा है? याद करिए, हमने पढ़ा है कि ह्वेनसांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा है। हर्षवर्धन ने लिखा कि मैंने बहुत से राजा देखे लेकिन हर्ष के जैसा राजा नहीं देखा, और मैंने बहुत से देश देखे लेकिन भारत जैसा देश नहीं देखा, और भारत की इतनी उन्नति अवस्था हर्ष जैसे लोगों की ही वजह से है। अर्थात उसने हर्षवर्धन के शासनकाल को बहुत ही उन्नतिशील बताया। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जैसे कि हमने अभी अपने पाठ में पढ़ा कि हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन थे और उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। तो प्रारंभिक राजधानी यानी हर्षवर्धन की भी थानेश्वर हुई। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था। तो इस प्रकार ये हमारे तीनों प्रश्न हल हो गए। इन तीनों प्रश्नों को आप क्रमबद्ध रूप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उनके उत्तर भी, जैसे कि हमने अभी आपस में बात की और आपको सारे उत्तर बताए, तो आपका कार्य ये है कि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखकर और इसके उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने हैं और उसका अभ्यास भी करना है और उन प्रश्न के उत्तर को याद भी करना है, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छी तरह कंठस्थ हो सके। अब एक और अभ्यास कार्य करते हैं। आपको पीछे स्क्रीन पर 4 वाक्य लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आपको सत्य और असत्य वाक्य छांटकर लिखने हैं। यानी जो आपको सत्य वाक्य लगे उसके सामने आपको सत्य लिखना है और जो असत्य वाक्य लिखे उसको आपको असत्य लिख देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सही और गलत का चिन्ह भी लगा सकते हैं। सत्य के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने असत्य का चिन्ह लगा सकते हैं। हर्षकालीन इतिहास जानने के मुख्य स्रोत चीनी यात्री फाहियान का विवरण है, ये हमारा असत्य है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि ह्वेनसांग थे, ये भी असत्य है, वाणभट्ट थे। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, ये सत्य है। हर्षवर्धन के भाई का नाम राजश्री था, ये असत्य है। एक और अभ्यासकार, वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था? हर्षवर्धन के 3 नाटकों के नाम क्या थे जिनकी उसने रचना की? हर्षचरित के लेखक कौन है? और हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? आपको 4 विकल्प दिए हैं, आपको एक एक छांटकर अपनी अभ्यासकार में लिखने। आप इसको नोट कर लीजिए और अपने अभ्यासकार में इन विकल्प को भरेंगे। प्रोजेक्ट कार्य, उत्तर प्रदेश में आपको विश्वविद्यालयों की सूची बनानी है और किस जिले में है उसको मानचित्र में अंकित करना है, और नदियों के बारे में भी आपको क्या क्या सुझाव देने हैं ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आपको लिखना है। इस प्रोजेक्ट कार्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आज का पाठ आपको रोचक लगा होगा, हर्षवर्धन के बारे में आपने रोचक तथ्यों को जाना होगा। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।